हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 8 थे उसके मॉडल पेपर की, जिसके अंदर जो है पिछली लगभग 3 या 4 क्लासेस ली थी अपन ने। आई होप अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुकी होगी। और उसके अंदर जो मैंने है पूरा 8वां मॉडल पेपर जो था ना अपना, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, और अगर देखी हो और आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो अपना मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर नंबर 7 है, क्लास 8 का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 7। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो जोड़ दीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से अपने सवालों को थोड़ा सा आसानी से समझ सके। पहले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है जैसे कि -2/9 व 3/6 का गुणा करने पर प्राप्त होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो अपन ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, नॉर्मल वे में बता दूंगा कि इसको ऐसे सोल्व किया। ठीक है ना। इन दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना भाई, कॉपी पेन को रख दीजिएगा, उतारने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, केवल आपको समझना है और लास्ट के टाइम पे बस एक बार टिक लगा दीजिएगा, ये अपने अपने आंसर ऐसे हो रहे हैं। और दिक्कत हो तो एक बार देखकर फिर उतार लेना बाद में। पहले समझ लीजिए, -2/9 और 3/6 का गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो ऐसे लिखूंगा मैं, -2/9 और 3/6, इन दोनों का क्या करना है अपने को, गुणा करना है। तो बीच में इंटू लगा दिया। फिर क्या करो आप, माइनस का तो माइनस, ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा करा लो, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करा लो। आया क्या समझ में भाई। माइनस का तो माइनस, ऊपर वाली को ऊपर से गुणा कराया, नीचे वाली को नीचे से गुणा करवा दिया। बीच में इंटू है, एलसीएम मत लेना। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एलसीएम ले लेते, इसमें ले से ले लेते, नहीं लेना, ध्यान रखना। ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करा लिया, नीचे वाले को नीचे से गुणा करा लिया। अब ये दोनों संख्याएं किससे कट रही है वो देखो आप, 6 से कट रही है भाई। एक बार ये और ये 9 बार। माइनस का तो माइनस और ये 1/9 क्या आ गया, 9। तो अपना आंसर जो है क्या हो गया, माइनस का 1/9 वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपके मन में ये डाउट भी हो सकता है कि सर इसको काट के क्या मैं सोल्व कर सकता था। तो बिल्कुल सही भाई, इसको काट के भी सोल्व कर सकते हो। कैसे काटते, कैसे है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से कट रही है तो काट दो सेम संख्या से, है ना। तो 3 से काटा, जैसे मैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर ये 2 से 2 कट गया तो आया कितना, माइनस, ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बच गया, 9। तो लीजिए वापस वही आंसर आ चुका है। क्लियर। चलिए दूसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा इसी का। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाला प्रश्न, प्रश्न ये होता है, एक एक तो होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक में उसका व्यापक रूप होता है ax + b = 0। और एक होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। उसका व्यापक रूप होता है ax + by और +c = 0। ये दो इक्वेशंस होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है और दो चर वाले का ये होता है। यानी कि आपको बस शॉर्ट ट्रिक में व्यापक रूप तो आपको याद रखना है, बाकी नॉर्मल में बता दूं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें केवल और केवल एक एबीसीडी वाला अक्षर हो। अब यूं कंफ्यूज मत हो जाना, सर इसमें तो 2 है, 3 है, इसमें जो है सर 4 है। ऐसा नहीं है, ये तो व्यापक रूप है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे ए और बी की जगह संख्या लिखी हुई आएगी, ये एबीसीडी एबीसी नहीं लिखा हुआ आएगा ना। तो ये ध्यान रखना आप, तो वो तो व्यापक रूप हो गया। बाकी डायरेक्ट पता करना है तो एक चर वाले व्यापक रूप में, एक चर वाले रैखिक समीकरण में केवल एक एबीसीडी वाला अक्षर होगा और दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो एबीसीडी वाले अक्षर आ जाएंगे। कैसे आएगा तो आप देखो ध्यान से, यहां पर एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, इसमें कितने एबीसीडी वाले अक्षर है भाई, एक है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। फिर इसके बाद में यहां पे देखो, इसमें कितने हैं भाई, दो एबीसीडी वाले अक्षर हैं। इसका मतलब ये कितने चरों वाला है, दो चरों वाला। इसमें एक है, एक चर वाला, इसमें भी एक एबीसीडी का अक्षर है, एक। तो प्रश्न ने कहा कौन एक चर वाला नहीं है, तो सर ये लीजिए ब वाला जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। कोई दिक्कत है भाई इसमें, नहीं है। चलिए उतारना नहीं है भाई, और आपका ध्यान केवल इधर होना चाहिए। एक बार समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कर लोगे। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। चैनूज के फादर इस क्लास को देख रहे होंगे शायद,
तो वो भी ध्यान से देखें ताकि उसको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे चेलूज के जो फादर है वो मतलब टीवी चलाते हुए वीडियो को देखते हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आता और फिर उनके क्लास के अंदर टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा वो सावधान रहे और उनके जो अर्जुन और एक और है उनको भी साइड में बिठा देवे ताकि थोड़ा पढ़ाई में मन लगे, है ना। एक चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी व बीडी एक दूसरे के लंबवत हो तो एबीसीडी है एक चतुर्भुज है एबीसीडी जिसके विकर्ण आपस में एक दूसरे के क्या है, लंबवत हो, तो आपको याद रखना है वह चतुर्भुज जो है क्या होगा बेटा, वर्ग होगा। वैसे तो अगर विकर्ण लंबवत होते हैं तो एक तो वर्ग आता है और एक क्या आता है, समचतुर्भुज भी आता है, और एक इसमें क्या आ जाता है, पतंग वाला डेफिनेशन भी आ जाता है। पर अपने को वर्ग को प्राथमिकता देनी है तो वर्ग का ध्यान रखना है। क्लियर भाई, चलिए आगे फिर। तो वर्ग याद रखना आपको, संख्याओं 30 और 40 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, खुद को खुद से गुणा करा के देख लो। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए तरीका बता दूं मैं डायरेक्ट ही आपको। पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी, जिसके पीछे क्या होगा, देखो आप एक बार, देखना ध्यान से। पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे या तो क्या होगा, एक होगा, सॉरी एक तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर क्या होगा 8 9 10 9 हो सकता है। इन अंकों में से कोई संख्या पीछे है तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है, ऐसा हम कहेंगे। तो प्रश्न ने क्या पूछा, संख्याओं 30 और 40 के बीच में जो है ना कौन सी एक संख्या जो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे अगर ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या यानी कोई संख्या है और उसके पीछे कोई संख्या है और उसके पीछे या तो 0 है, या फिर 1 है, या फिर 4 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है, या फिर 9 है, तो ही वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। डायरेक्ट पूछे तो, क्योंकि ये तो एक नंबर का सवाल है ना, और एक नंबर के सवाल में आप पूर्ण वर्ग के लिए क्या इसका वैसे वर्गमूल थोड़ी निकालोगे बार बार सभी संख्याओं का, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऑप्शनल वाले प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, ये याद रखनी है संख्या, जिसके पीछे 0 मिल जाए वो पूर्ण वर्ग हो सकती है, जिसके पीछे 1 मिल जाए वो भी पूर्ण वर्ग हो सकती है, 4 मिल जाए तो भी हो सकती है, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए, कोई सी मिल जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो देखो आप यहाँ पे 2 है, इसमें क्या 2 उस लिस्ट में है क्या, नहीं है। फिर नीचे पीछे 3 है, 3 उसमें है क्या, नहीं है। इसके पीछे 6 है, उसमें है या नहीं है, तो यानी कि 6 वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप यानी कि उनमें से कोई संख्या यहाँ पे पीछे मिल जाती है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। क्लियर भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण गण संख्या नहीं है। पूर्ण गण के लिए भी मैं बता दूं आपको, देखना ध्यान से। पूर्ण गण के लिए, पूर्ण गण के लिए पीछे क्या होना चाहिए, तो पूर्ण गण के लिए जो है ना बेटा, एक तो या तो होगा 0, या फिर होगा 1, या फिर 2 4, फिर ये 8 होगा, एक 6 होगा, एक 5 होगा। बस एक का क्या होगा, एक ही होगा, 2 का 2 4 8, और फिर 3 का 3 3 9, और 9 3 27, 7 भी हो सकता है, ठीक है। 3 3 9 और 9 3 27 ये भी हो सकता है। फिर 4 4 4 16, 6 4 24, 4 भी आएगा इसमें, ये 4 भी हो सकता है, और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखो। आया समझ में, देखो ध्यान से। निम्न में से पूर्ण गण संख्या नहीं है, कभी भी आपको ध्यान रखना है पूर्ण गण पूछ लेवे, क्या पूछ लेवे, पूर्ण गण पूछ लेवे, तो जिसके पीछे 0 होगा, 1 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या फिर 4 होगा, इनमें से कोई सी भी संख्या होगी बेटा तो वो पूर्ण गण होगा, ठीक है ना। तो देखो आप इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखो पीछे इसमें देखो 1 मिल रहा नहीं मिल रहा भाई, इसमें मिल रहा है 1, यानी कि ये पूर्ण पूर्ण गण हो सकती है। इसने तो पूछा नहीं होगी, तो ये तो होगी, तो इसको भी छोड़ो। पीछे 0, इसमें भी 0 है, तो ये भी पूर्ण गण होगी। इसके पीछे 3, उसके पीछे 3 है क्या बेटा, नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण गण नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पीछे वाला अंक कितना मिल रहा है, 3, और जो 3 इस लिस्ट में नहीं है, और इस लिस्ट में नहीं है इसका मतलब वो पूर्ण गण नहीं है। तो ये भी तो वही पूछा कि पूर्ण गण संख्या नहीं है, इसमें पूर्ण वर्ग पूछा, इसमें पूर्ण गण संख्या नहीं पूछा है। क्लियर, चलिए 4:25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था कैसे आपको, कि ऐसे कोई भी सवाल आ जावे
प्रतिशत में बदलने वाला अनुपात में, तो तुम क्या करोगे, उसको पहले तो लिखोगे बटेवा में ऐसे, 4:25 था, इसको मैं लिखूंगा 4/25 लिखूंगा। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, बिना सोचे समझे हुए इंटू में 100 लिखकर क्या लगा देना है, प्रतिशत। 25 से इसको काट दो, 4 बार कटेगा, 4 × 4 कितना हो गया, 16, और ये प्रतिशत का प्रतिशत आ गया भाई 16%। ये लीजिए से वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किया, जो अनुपात में था उसको बटेवा में लिख के इंटू में 100 लिख के प्रतिशत लगा दो। क्यों, क्या, ये सब चैप्टर पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक घन की भुजा जो है 2a हो तो उसका आयतन क्या होगा। आइए भाई, मजेदार सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। देखिए इधर, एक घन की भुजा दे रखी है 2a, भुजा बराबर 2a, तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा की घात कितनी आएगी, 3 आएगी। सबसे पहली बात तो शॉर्ट में बता दूं मैं कैसे, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, यानी आंसर में घात कितनी आएगी, आंसर भुजा है ए है तो एक की घात कितनी आएगी, 3 आएगी। यहां पर देखो एक की घात किसमें है, इसमें है 3, नहीं है, इसमें है 3, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, तो द वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर आपने कैसे किया, तो यहां पर देखो भुजा का मान है 2a, तो यहां पे 2a रखेंगे तो एक की घात कितनी आएगी, a 3 बार आएगा ना, तो इसमें देख लो a 3 बार किस किस में मिल रहा है, तो इसी में मिल रहा है, ये हो जाएगा आयतन। अब पूरा कैसे करें, तो देखो ध्यान से, भुजा की घात 3, भुजा दे रखी है 2a और घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, तो भुजा का मान 2a है तो 2a की घात कितनी लिख दूं यहाँ पे 3। अब 2a की घात 3 है तो 2a को कितनी बार लिखांगे अपन, 2 बार, 3 बार लिखांगे भाई, 2 × 2 4 और 4 × 2 कितना हो गया 8, ए तो ए की घात कितनी हो गई भाई 3 हो गई, ठीक है। तो ये लीजिए 8 की घात 3 अपना आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 3 की घात 4 × 3 की घात 5 × 3 की घात 6 का मान क्या होगा, ये भी अपन ने पढ़ रखा है, 3 की घात 4, 3 की घात 5 और 3 की घात 6। तो ऐसे कभी भी संख्या इंटू में आ जावे और नीचे वाला आधार क्या हो सेम, तो उसकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 4 + 5 + 6 तो 11 और ये 15, तो 3 की घात 15 वाला आंसर क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। तो आंसर द राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, नहीं है। तो लीजिए अपन ने पढ़ लिए हैं 8 सवाल और अब अपन बात करते हैं अगले 90 प्रश्न की। लगभग अपने अभी तो 12 मिनट हुए हैं, 15-20 मिनट तक क्लास को खींचना पड़ेगा ताकि एक मॉडल पेपर जो है 2 क्लासेस के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है भाई। क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहे हैं सवाल तो आपको इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल के फादर जो है अपनी हाजिरी यहाँ पर दे दीजिएगा, है ना। हाँ जी दोस्तों, तो नवा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य नियम लिखिए। डेस्क वर्क अपने पास रखा कीजिए ताकि जो है मॉडल पेपर में आप फटाफट से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास और समझने का प्रयास आप साथ में कर सको। बात करें अपन इसकी, तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, वैसे 2 नंबर का प्रश्न है। 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्यता नियम। सबसे पहली बात तो मैं हर बार बताता हूं, साहचर्यता में कितनी संख्याएं माननी पड़ेगी आपको, 3, एक तो ए, एक बी और एक सी। और सबसे पहली बात गुणन, गुणन मतलब क्या करेंगे अपन, इनके बीच में गुणा करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। तो नियम क्या होगा, देखो 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का साहचर्यता नियम होगा, a × b करवाओ और फिर उसको c से गुणा करवाओ, या फिर a × और पहले b और c का गुणा करवाओ, तो वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये गुणन के लिए साहचर्यता का नियम होगा। और क्रम विनिमयता का पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, क्रम विनिमयता का पूछ ले तो a × b बराबर b × c हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न पढ़ते हैं अपन। 10वां प्रश्न दे रखा है, यदि 3x - 9 बराबर 27, यदि 3x - 9 बराबर 27, तो हमें क्या करना है, इसका x का मान निकालना है। तब x का मान होगा, x का मान पता करना बहुत ही इजी और आसान है भाई, मुझे पता आपको आता है, पर इधर समझ लीजिएगा ध्यान से क्योंकि टेस्ट में नंबर नहीं ला पाते हो फिर। माइनस का 9 बराबर 27 दे रखा है, माइनस के 9 को उधर भेजेंगे तो बराबर में पहले 27 है उसको लिखो और फिर माइनस का जो 9 है उसको उधर भेजो तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3x बराबर ये हो गए 36 हो गए, और फिर x बराबर 36, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू, और इंटू वाली संख्या कहां आ जाएगी, बटेवा में। 3 का भाग लगाया 1 और 2, यानी x का मान कितना हो गया 12, ठीक है भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 12वें प्रश्न 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाई वीडियो अच्छा लगा और आपको क्लास समझ में आ चुकी है और अगर सारे सवाल नॉर्मल लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से, तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 13,824 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए कैसे लिखोगे? 13,824 का घनमूल बराबर ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे छोटा सा क्या लिखेंगे? 3। इसका मतलब क्या होगा? ये घनमूल का निशान है और फिर इसके अंदर क्या लिख देंगे? अपन संख्या लिख देंगे। और अब अभाज्य गुणनखंड विधि से तो यानी कि हमें क्या करना है? 13,824 के अभाज्य गुणनखंड फाइंड करने हैं। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा मैंने 13,824 और 2 पीछे 4 है, 2 का भाग जाएगा इसके अंदर, 2 का भाग ये गया 6 बार और इसमें बचा 1 हो गया 9 और फिर इसके अंदर आ जाएगा, वापस बचेगा इसमें 1 और ये बचेगा 2 बार, 6,000 हो गया। फिर 2 का भाग इसमें जाएगा वापस 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, 7 बार, 2 बार, 8 बार, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, 6 बार, 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, 3 बार, 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार और 1 बार और 6 बार, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा 108। यहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, बहुत सारे मित्रगण यहीं पर गलती करेंगे अगर एग्जाम में ये सवाल आ गया तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 का भाग 2 में लगाया, एक बार 2 का भाग डायरेक्ट आप 16 में लगाओगे, 2 अंक 7 में लेने पर भाग टूटने का क्या आता है बेटा? 0 आता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर 2 का भाग लगाएंगे 54 बार, फिर 2 का लगाया 27 बार, फिर 3 का लगाया 9 बार, फिर 3 का लगाया 3 बार, फिर 3 का ये 1 बार। देख लो, आप गिन लो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तो आ रहा है इसमें 2। ये घनमूल का निशान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 2 और ये 3। देखो आप ध्यान से, एक तो 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का और फिर 3 का। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 1 2 बाहर, फिर ये 2 बाहर, फिर ये 2 बाहर और फिर उधर से 3 बाहर, गुणा करवा लो। 3 2 6 6 2 12 और 12 2 24। यानी कि जो है 3,824 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आया क्या समझ में भाई? वापस आप आंसर भी चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने जो है इस क्लास के अंदर हो चुके हैं अपने 11 सवाल, और बाकी के जो भी सवाल है अपन अगली क्लास के अंदर समझेंगे और मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।